खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज हो चुका है। 8:36 स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, अपने तासुरात या आपका फीडबैक भी हम तक साथ साथ पहुंचता है, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुंचती है, या आपके ख्यालात जो भी आप रखते हो हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। साथ साथ आज के प्रोग्राम की जहां तक बात है तो फॉर्मेट वही है। एक फॉर्मेट से शुरुआत होती है जिसके मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे, और उसके बाद प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट जहां पर आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। कल भी ये सिलसिला हमने कंटिन्यू किया, आज मजीद वहां से आगे बढ़ेंगे। जो लोग कॉल करना चाहेंगे 9:45 पर आपके लिए फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर आज बात होगी, डिस्कशन होगा, आगे चलकर मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उनमें मनशियात से ताल्लुक़ कुछ आदाद शुमार सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सरहदों पर लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिशों के बीच एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है। उस ताल्लुक से थोड़ी देर में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या गुफ्तो शनीद वहाँ पर हुई है, ब्रीफिंग दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर मरीजों को अस्पतालों में मुश्किलात अब तक तो आ रही थी, लेकिन ये मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला हुआ है और शायद आपके पास जो गोल्डन कार्ड बना है वो आप काम ना करे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच मजीद एडवाइजरी सामने आई हैं सितंबर के माह के लिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन हुकाम ने तारीखों को तब्दील करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन स्केड्यूलिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखा गया है, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। और कुछ पार्टियों में अभी भी मैंडेट पॉलिटिक्स को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में आपके सामने इस मौजू को टच करते हुए बात करेंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 40 स्टार कैंपेनर्स की नामों का ऐलान कर दिया था। अब कांग्रेस के भी 40 दिग्गज जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 1 से 1.5 माह के दौरान यानी 8 अक्टूबर को जिन इंतखाबात के नताइज होने हैं उनके लिए जो 3 मुख्तलिफ फेसेस हैं, 1 अक्टूबर, 25 सितंबर और 18 सितंबर, इनके लिए कैंपेनिंग का हिस्सा होंगे। वो सारे नाम आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में क्या होगा, और नमाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्यों और कब कैसे ये फैसला हुकूमती सतह पर लिया गया और किस रियासत से इसकी शुरुआत हुई है, उसमें आगे चलकर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और वादी कश्मीर के अंदर सेब की सनत से वाबस्ता लोगों के लिए, जम्मू के अंदर जो लोग भी इससे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने। इन सारे मौज़ूआत पे जाने से पहले आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे हम सब ने रखनी होती है। आज के दिन की बात होगी कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एतवार का दिन, सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, और आज तारीख में 1 सितंबर की अहमियत क्या है बताएंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, कौमी और आलमी सतह के चंद अहवाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज माह सितंबर की 1 तारीख है, इतवार का दिन है, साल 2024। ताहम माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1 सितंबर यानी सितंबर की 1 तारीख 1905 में बंगाल के 3 सूबे, इसको तकसीम कर दिया गया 3 सूबों में। मशरकी बंगाल, आसाम और मगरबी बंगाल, 3 सूबे बनाए गए थे बंगाल के आज के दिन। और आज के दिन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई, जिन्होंने मुसलमानों के हुकूक के हवाले से बात की। और फिर 1947 में आज के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इख्तियार किया गया। इस टाइमिंग की शुरुआत आज के दिन से हुई थी, IST जिसे हम कहते हैं। और आज के दिन 1956 में 1 सितंबर को रियासतों की तश्कील 9 के बाद त्रिपुरा को रियासत का दर्जा मिला, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके बाद त्रिपुरा को आज के दिन रियासत का दर्जा मिला था। और 1964 में आज के दिन इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी, ये दोनों कंपनियां जम हो गई थी और एक नई ऑयल कंपनी वजूद में आ गई जिसका नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रखा गया। ये भी आज के दिन हुआ था। और 1 सितंबर 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज के दिन अपना लोगो जो है उसको तब्दील किया। और 1956 में आज के दिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे आप LIC कहते हैं, उसका क़याम आज के दिन अमल में लाया गया था 1956 में। तो आज के दिन LIC अपना फाउंडेशन डे भी मना रहा है। और
1933 में आज ही के दिन जर्मनी का पोलैंड पर हमला करने के बाद दूसरी आलमी जंग की शुरुआत या आगाज कह लीजिए आज के दिन से हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। और 1864 में आज ही के दिन जॉर्जिया की लड़ाई में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हो गए थे। ये लड़ाई कई महीनों कई सालों तक चली और आज के दिन 3000 लोग की मौत वाक़ा हो गई। 1991 में आज के दिन उज़्बेकिस्तान का सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान, ये वो दिन चल रहे थे जब एक एक करके जो सोवियत यूनियन से मुल्क थे वो एक एक करके आज़ाद हो रहे थे और आज के दिन उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी सोवियत यूनियन से। और आज के दिन 1923 में जापान की तारीख का बदतरीन ज़िलज़िला हुआ, जिसके नतीजे में 1 लाख अफराद इस ज़िलज़िले में हलाक हुई थी। और आज ही के दिन 2005 में सद्दाम हुसैन ने मशरूत रिहाई की अमरीकी पेशकश मुस्तरद की थी। अमेरिका ने रिहाई की पेशकश की थी लेकिन कुछ शराइत रखे थे जिसको सद्दाम हुसैन ने मुस्तरद किया था और फिर साल 2006 में उनको फांसी दे दी गई। ये थी माजी के चंद अहवाक़ात कौमी और आलमी सतह के, ये हमने एक एक करके आपके सामने रखे। और अब आज के दिन पर आते और सबसे पहले बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की, क्योंकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आने वाले दिनों में लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौजी सरबराह होंगे, साथ ही साथ दीगर अफसरान होंगे जो लद्दाख का दौरा करेंगे। और जो टेक सिम्पोजियम लेह में मुनक़्क़द होने वाला है उस हवाले से दौरा काफ़ी अहम होगा, इसमें वो शिरकत करेंगे। तकरीबन ये जो दौरा है सितंबर 20-21 को होने वाला है, जिस दौरान LAC की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि HAAs को या मुल्क के अंदर जो आर्मी या मिलिट्री अपने लेवल पर मौजूदा वक्त में सारा इक्विपमेंट तैयार करती है, साजो सामान बनाती है, जिसमें जंगी सामान भी सरफहरिस्त है। वो सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर बनती हैं, तो इस एतबार से ये टेक सिम्पोजियम काफ़ी अहम माने जाते हैं। न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि इससे पहले जम्मू के अंदर एक टेक सिम्पोजियम 2 माह कबल हुआ था, जहां पर आपको याद होगा कि वज़ीर दिफा खुद आए थे, फौज और पुलिस की आला शख्सियात यहाँ पहुंची थी और एन कमांड के ऑपरेशनल ज़रूरियात को भी पूरा करने पर फोकस इस बार रहेगा। खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ रहेंगे जनरल अनिल चौहान, फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी सरबराह बनने के बाद टेक सिम्पोजियम में पहली बार उनकी शिरकत लद्दाख के अंदर होगी। और हरी झंडी इसको दिखा दी गई है कि 20 और 21 तारीख को जब लेह लद्दाख के अंदर ये होगा तो उस वक्त नॉर्दर्न कमांड बिलखुसूस, जिसको आप एन कमांड भी कहते हैं, उसकी ऑपरेशनल तैयारियों का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा बल्कि टेक सिम्पोजियम के जरिए ये बताने की कोशिश चीन को या उन तमाम ममालिक को होगी जो भी सरहदी इलाकों के अंदर भारत के साथ जहां जहां तातुल है वहां किसी न किसी एतबार से अपना रोल अदा करते रहे हैं। ये जो इजलास होगा या टेक सिम्पोजियम होगा 2024 का, इस साल का आखिरी होगा और शुमाली कमान को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के एतबार से फौज के मुताबिक ये काफ़ी अहम होगा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके साथ आप सब जानते हैं, वैसे तो पहले भी काफ़ी मरतबा यहाँ मामूली झड़पें होती रहीं, लेकिन गलवान वाक़े के बाद दोनों अफवाज आमने सामने, दोनों अतराफ 50,000 से ज़्यादा की फ़ौज, अतराफ 50,000 से ज़्यादा की फ़ौज, उसके अलावा यहाँ जंगी गाड़ियों का, जंगी साजो सामान का ले जाना, इस बात की अक्कासी आज भी करता है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा का एक बयान भी आया, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन इस तातुल के बीच ये सिम्पोजियम पिछले साल 11 और 13 सितंबर तक जहां जम्मू के नगरोटा में दिफाई सनतकारों की इस तरह की कॉन्क्लेव का इनेकाद करने के 1 साल के बाद हो रहा है, जो शुमाली कमान के दायरा अख्तियार में भी आता है। और ज़राया इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि राजनाथ सिंह 2 दिनों में से 1 दिन इस सिम्पोजियम में पूरे दिन के लिए शिरकत करेंगे और उन्होंने इस इज्तिमा से खिताब भी करना है। फौजी सरबराह के साथ फौज की आला क़यादत यहाँ मौजूद रहेगी जो इनको ब्रीफिंग भी देगी। साथ साथ इस जो टेक सिम्पोजियम है आर्मी इंडस्ट्री ताउन पर एक प्लेटफॉर्म पेश करने की कोशिश होगी और कई ऐसे नए यूनिट होल्डर्स जिनको जिम्मेदारी मिलेगी आइंदा दिनों में यूनियन टेरिटरी के अंदर और बिलखुसूस सरहदी बेल्ट के अंदर फौज की हिकमत अमली क्या रहेगी, वो इस इवेंट से बहुत हद तक प्रोडक्ट्स की तशखीस देना या तैयार करना इससे भी वाज़ेह हो जाएगी। रिंचन ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में
20 और 21 तारीख को ये प्रोग्राम रखा गया है। इतलात ये भी है कि तकरीबन 100 दुकानदारों की तरफ से भी यहाँ जो है आप कह लीजिए जो शराकतदार होंगे वो यहाँ पर आएंगे, जो यूनिट होल्डर्स कहलाएंगे। और सिंपोजियम में शिरकत के लिए लेह के दौरे के दौरान वज़ीर दिफा, CDS और आर्मी चीफ से भी तवक्को की जा रही है कि मशरकी इलाके में जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे और आला फौजी कमांडरों से बातचीत भी मुतवक्के है। पिछले कुछ बरसों में हिंदुस्तानी फौज खुद को जदीद हथियारों से लैस कर रही है। उसके एक हिस्से के तौर पर इस इवेंट की या जो स्टेक सिंपोजियम होता है इसकी काफी अहमियत होती है। इसलिए नॉर्दर्न कमांड का काम मजीद बेहतर हो, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक है, वो इस टेक सिंपोजियम से सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश अक्सर व बेशतर करती है। ही है तो यहां पर बयान भी जो दारुल हुकूमत दिल्ली से आया, लेकिन बयान एक ऐसे इवेंट के दौरान आया जहां दुनिया की नजरें थी। डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के वज़ीर ख़ारजा, जिनने चीन के साथ जो तातुल इस वक्त है या कशीदगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुज़श्ता बरसों में रही है, उसको कहा कि एक नई किस्म की परेशानी है और चीन के साथ तातुल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बात की जरूर तस्दीक की कि फौजी सतह पर और सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर करने की तमाम कोशिशें हुई हैं। मीटिंग्स अभी भी जारी हैं। WMCC का इजलास 2 दिन पहले बीजिंग चीन के अंदर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तातुल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका और कहा कि बाकी हमसाया ममालिक के साथ जो मामला थे वो दहशतगर्दी के मामला थे, जिसमें पाकिस्तान की तरफ नाम लिए बगैर इशारा किया गया। लेकिन चीन की जो परेशानी है वो उनके मुताबिक एक नई या यूनिक किस्म की एक प्रॉब्लम है, जिसको बड़ी हसासियत के साथ चीजों को समझते हुए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। In many ways is a unique problem because it is a unique polity, it is a unique economy, and unless one tries to grasp that uniqueness and understand it, I think the judgments, the conclusions, and possibly the policy prescriptions flowing out of it can be problematic. It's not just an Indian problem. Are you referring to the economic survey? No. I'm referring to the world's response to China. You know, if today people are complaining about trade deficits with China, and we are too, you know, why is that? Because decades ago, I mean, we all consciously chose to overlook the nature of Chinese production and the advantages which they enjoyed in a system where they got a level playing field with all the advantages that they brought to bear. So, my point is there is a general China problem. I mean, do remember, Pranab, we are not the only country in the world which is having a debate about China. Go to Europe and ask them, you know, what is today among your major economic or national security debates? It's about China. Look at the United States. It's obsessed with China, and rightly so in many ways. So the fact is, let's not make out as though it's only India which has a China problem. India has a China problem, a special China problem. That's over and above the world's general China problem. So my point is, when you look at this, when we approach the issue of China as a whole, Chinese trade with China, investment from China, exchanges of various kinds with China, we have to, if you neglect to take into account that this is a very unique country with a वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर एक अहम तरीन समिट में बात कर रहे थे और दो चीज़ें बढ़ी। एक तो चीन के साथ अभी भी रिश्ते बेहतर नहीं है, इस बात की तस्दीक उनने खुद कर दी है। दूसरा, चीन से इन्वेस्टमेंट हो, वहां से इन्वेस्टर्स भारत आए, यहां पर काम करें, पैसा खर्च करें, ये हुकूमत का उनके मुताबिक कभी स्टैंड नहीं रहा है, या हुकूमत ये कभी नहीं मानती है कि वहां से लोग ना आए। मगर जो चीन से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनकी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कम से कम जो शफाफियत की हम बात कर रहे हैं, एहतिसाब की बात कर रहे हैं, उसको यकीनी बनाया जा सके। ये बड़ा बयान अपने आप में है। सिक्योरिटी के एतबार से बात हो रही है तो एक और अहम तरीन बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है, जॉइंट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। और इसमें जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, दहशतगर्दी के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है,
पाकिस्तान की सरहद के साथ लगने वाले इलाकों के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है। जम्मू खिते के कठुआ जिले के सरहद से मुतसिल जो पठानकोट का मामून छावनी इलाका है, यहां पर यह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ की जानिब से, फौज की जानिब से और मकामी पुलिस की जानिब से कैसे तालमेल को यकीनी बनाया जाए, दोनों साइड्स हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ पंजाब वाला बॉर्डर और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर वाला इंटरनेशनल बॉर्डर, इन दोनों पर कैसे फोकस रहे। फौज, सिविल इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसियों के दरमियान रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर तवज्जो ज्यादा दी गई ताकि रद्द-ए-अमल के वक्त या जवाब जब देना हो तो उस वक्त तालमेल को यकीनी बनाया जा सके। ये कॉन्फ्रेंस जो कि एक ऐसे वक्त में हुई है जब कठुआ और पठानकोट दोनों अजला के कुछ हिस्सों में मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत भी पिछले कुछ दिनों में देखी गई। इस तरह की इतलात हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहदें मिलती हैं, उन एरियाज़ के अंदर ये मूवमेंट देखी गई है। और आईबी की जानिब से जहां दरअंदाजी की भी कोशिशें कई मरतबा हुई हैं और पिछले दिनों या आप कह लीजिए कि जुलाई अगस्त के महीने में जम्मू सूबे में मिलिटेंसी के जो वाक़यात रोनमा हुए, वहाँ पर बार बार ये कहा जाता रहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से या कठुआ हीरानगर वाली साइड से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से दरअंदाजी हाल ही के दिनों में हुई है। और नई दरअंदाजी के बाद असर ये देखा गया कि डोडा, किश्तवाड़ और चिनाब वैली के बाकी खित्तों में भी मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई। और फौज, पुलिस, बीएसएफ और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनके आला ओहदेदारान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, जिन्होंने उभरते हुए खतरात से निपटने और जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ इसको यकीनी बनाने के लिए फौजी और सिविलियन इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के दरमियान शराकतदारी, हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया। तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास चलता रहा, ये कॉन्फ्रेंस चलती रही और इसकी सदारत लेफ्टिनेंट जनरल राजन श्रावत ने की, जीओसी 9वीं कोर के हैं, जिसमें मेजर जनरल विक्रम शर्मा, जीओसी ग्रिज डिवीजन भी मौजूद रहे। मौजूदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया गया, हालिया चैलेंजेस और खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात, दरअंदाजी के वाक़यात, इन सारी चीज़ों पर काबू कैसे पाया जाए, तफसीली तबादला ख्याल हुआ और दोनों तरफ से पावर प्रेजेंटेशन के जरिए ब्रीफिंग भी आला ओहदेदारों को इस जॉइंट मीटिंग के दौरान दी गई है। की हो रही है तो बात अब तबी निज़ाम की भी करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निजी अस्पतालों में कई खिदमात मुतासर हो सकती है। और इस हवाले से जो निजी अस्पताल है उनका कहना है कि करीबन 160 करोड़ रुपए हैं अदायगियाँ हैं जो अभी भी ज़ेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से अब वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कई जो खिदमात है वो मुतासर हुई है, कई खिदमात को रोक दिया गया है। ख़ासकर निजी अस्पतालों में जो सेहत स्कीम है उसको रोक दिया गया है। अदालती अहकामात पर भी इंश्योरेंस जो है वो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि निजी अस्पतालों ने कई सर्विस जो है वो बंद किए या उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। इस हवाले से कहा गया है कि आयुष्मान भारत ने कहा कि अस्पतालों और डायलिसिस मराकज़ की फहरिस्त में कहा कि खिदमात की मुअत्तली इफ़को टोक्यो की तरफ से जो अदालती अहकामात के अदम तामील है उसकी वजह से हुई है। और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का दावा है कि पिछले 6 माह से तकरीबन 160 करोड़ रुपए की अदायगी ज़ेर इल्तिवा है और अदायगी में इस ताख़ीर की वजह से जो है सेहत की देखभाल की सहूलियत पर शदीद माली दबाव पड़ा है, जिससे अब खिदमात को बरकरार रखने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये असर कहीं ना कहीं मरीजों पर पड़ेगा, मरीजों को आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सेहत की स्कीमें हैं और लेकिन ये फ़िलहाल निजी अस्पतालों ने रोक दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक जो उनकी ज़ेर अदायगियाँ है वो अभी तक भी ज़ेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से उन पर भी कहीं ना कहीं माली बोझ बढ़ गया है। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में सितंबर 2 से जो आयुष्मान भारत फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो लेने से उन्होंने इनकार किया है, मुअत्तल किया है, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में हो सकते हैं मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, ये मामला काफ़ी और भी पेचीदा होता जा रहा है और एक शायद मज़ीद चैलेंजेस हेल्थ केयर सेक्टर में इस वक्त पैदा कर दिए गए हैं। 29 तारीख को समात भी हुई जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में। इफ़को टोक्यो नाम की इस कंपनी को उस वक्त भी डायरेक्शंस दी गई कि हेल्थ सर्विसेज जो स्कीम के तहत है वो कंटिन्यू करें और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो फिलहाल जारी रहनी चाहिए।
क्या अदालती अहकामात के बाद भी बात नहीं बनी है, जिसके बाद हम कल से देखेंगे जो अनाउंसमेंट 2 हफ्ते पहले हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और डायलिसिस सेंटर्स की जानिब से कि 1 सितंबर से वो सर्विसेज बंद कर देंगे, वो कल से होने जा रहा है? देखिए आसिफ, बिल्कुल आपकी बात सही है। इफ्को टोक्यो को जो आर्जी हुक्मनामा जारी किया गया था ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है और इफ्को टोक्यो की तरफ से जो वाजिबुल अदा रकूमात है जो देनी थी मुख्तलिफ अस्पतालों को, जो एम्पैनल अस्पताल है, उन्हें कल तक भी वो नहीं मिली है, जिसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों के जिम्मेदारों के बीच एक मीटिंग हुई है। खबर रसाई इदारों के मुताबिक और हमारे ज़राए के मुताबिक जब ये मीटिंग हुई है तो उसी मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है कि अब आने वाले दिनों में इस गोल्डन कार्ड स्कीम को फिलहाल रोक दिया जाएगा इन एम्पैनल अस्पतालों के अंदर। अगर जो सरकारी अस्पतालों के अंदर वो चालू रहेगा, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहां पर शायद ये सर्विसेज कल से मुअत्तल रहेंगी, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ी रकम है जो वाजिबुल अदा है और जो इफ्को टोक्यो को देनी थी, जिसको लेकर अदालत उज़्मा ने भी बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो सेट अरेंजमेंट है बिटवीन इफ्को टोक्यो जो इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के बीच में वो कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक कोई न्यामल बदल नहीं होगा। वो हुक्मनामा आने के बाद उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद अगर सब नहीं तो थोड़ा बहुत वाजिबुल अदा जो है वो दिया जाएगा, ताकि एक रनिंग प्रोसेस जो है ये चलता रहे और हजारों लोगों को, चाहे वो डायलिसिस सेंटर्स के अंदर है, चाहे वो अस्पतालों के अंदर है, जिनको इस गोल्डन कार्ड के जरिए से फायदा मिल रहा था। तकरीबन 5 लाख तक का ये इंश्योरेंस स्कीम तमाम लोगों के लिए जम्मू कश्मीर को की गई थी और इससे हजारों लोगों को फायदा भी मिल रहा था। लगभग ये दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ से हमने हेल्थ अथॉरिटी से गुफ्तगू करने की कोशिश की, उनका मानना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने पहले ही हुक्मनामा जारी कर दिया है, लेकिन अगर हुक्मनामे के बावजूद भी मज़कूरा इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती है तो हम दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और हम राहत देने की कोशिश करेंगे लोगों को। एक तरफ से तो उनका ये मानना, लेकिन दूसरी तरफ से अस्पताल इंतजामिया का मानना है कि लगातार जो दबाव है, फाइनेंशियल दबाव है, वो उन पर बना हुआ और उस वजह से वो इसको मजीद आगे नहीं कर सकते। अस्पताल तो अस्पताल, जो डायलिसिस सेंटर्स है जहां पर हजारों की तादाद में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों का डायलिसिस होता है और रोजाना ये सिलसिला चलता है, वहां पर भी हमने कुछ डायलिसिस सेंटर से गुफ्तगू की है तो उनका मानना है कि हुकूमती इदारे बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, अदालती हुक्मनामे के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। फिर ये मामला कहां पे अटका हुआ है? क्यों ये जो 160 करोड़ रुपए हैं, क्यों इनकी अदायगी नहीं हो रही है? 600 करोड़ के आसपास वाजिबुल अदा है जो करना है सर अस्पतालों को, जो एम्पैनल्ड अस्पताल है। इसमें इफ्को टोक्यो जो है वो लगातार ये मान रही है कि उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है वो इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज को मुतल्ला किया था कि वो इस जिस निज़ाम को MOU जो साइन किया गया था उसके तहत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी माली खसारा इससे आ रहा है और यही वजह है कि वो इससे बाहर आना चाहते थे और उन्होंने अज खुद ये पहल की थी और इससे बाहर आने की कोशिश की थी। अगर जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज और इफ्को टोक्यो कंपनी के बीच में कई राउंड मुज़ाकरात भी हुए और कई खत किताबत का सिलसिला भी चला, ताहम उसके बावजूद भी इफ्को टोक्यो नामी कंपनी ने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, जिसके बाद मामला अदालत तक चला गया। लेकिन अदालती हुक्मनामे को भी आज नजरअंदाज किया जा रहा है और यही वजह है कि प्राइवेट इंतजामिया के तहत चलने वाले अस्पताल जो है वो इस आयुष्मान भारत स्कीम या हेल्थ कार्ड को रोकने का फैसला कर रहे हैं। इशफाक, एक आखिरी चीज, 251 के आसपास एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, 2300 करोड़ रुपए का अब तक इलाज तकरीबन 13 लाख प्लस लोगों ने करवाया है और कुल मिलाकर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 86 लाख के आसपास लोगों के पास गोल्डन कार्ड है। स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास क्या कोई मुतबादिल है, कोई दूसरा ऑप्शन बचता है उस वक्त जब कोई, हमें यह लगता है कि शायद कंसर्न लोगों से भी कोई जवाब नहीं आया, और सेंटर के पास या मरकजी वजारत सेहत के पास ये मामला पहुंचे हैं, कोई डिलिब्रेशंस वहां पर हुई? जी, हुकूमत की निगरानी में अभी यह मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पूरे मामले को देख रही है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरे मामले को भी देख रही है और आज को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया वो काफी मुतहरिक इस पूरे मामले पर है। लेकिन अगर आपने किसी और कंपनी को ये देना है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी को देना है, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर टेंडरिंग, और वो टेंडरिंग में जब कोई आएगा उसके बाद एक MOU साइन होगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये जो बीच का पीरियड था, ये 2-3 महीने जो कोर्ट की तरफ से भी देने की
कोशिश की गई थी वो दरअसल स्टेट हेल्थ को यही बावर किया जा रहा था कि अगर इफ्को टोक्यो नहीं करना चाहती है तो आप इसके बीच में मुतबादिल कोई तलाश करें। अभी तक कोई भी मुतबादिल तलाश नहीं हुआ है और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए एक बड़ा डेलिब्रेशन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल सज चुका है। यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अफसरान मुख्तलिफ मसरूफियात में लगे हुए हैं और इसकी ओर शायद ही तवज्जो इस वक्त दी जा रही है। लेकिन हमारे जो जराया है वो इस बात की तस्दीक करे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रात देर गए भी इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया और इसका हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ताहम इस भी जब तक कोई हल निकलता है तब तक जो प्राइवेट एसोसिएशन अस्पतालों की है उनकी तरफ से जराया ब्लॉक को कहा गया है कि वो इसको सस्पेंड करेंगे। लगभग वो तय है कि तमाम डायलिसिस सेंटर और जो एम्पेनल अस्पताल है स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ वो शायद वो सर्विसेज बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर तफसीलात मुकम्मल फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर 85,49,000 के आसपास सरकारी फिगर्स के मुताबिक जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड है, तो अब ये मानकर चलेगा कि ये गोल्डन कार्ड कल आपके पास महज एक कार्ड है, कोई इसका काम नहीं है। जब तक हुकूमत कोई इस पर या तो कोई मुतबादिल तलाशना होगा या कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये जो 251 अस्पताल हैं तकरीबन, इन 251 अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम PMJAY सेहत स्कीम जिसको आप कहते हैं, इनको सरकार ने अपने हिसाब से मदद करनी होती है और यही वो अस्पताल हैं जो आपको गोल्डन कार्ड पर राहत पहुंचाते हैं। 5 लाख तक प्राइवेट अस्पतालों में जहां महंगे इलाज होते हैं वहां मरीजों को राहत थी कि 5 लाख तक वो आप मुफ्त इलाज करवा सकते थे। नंबर 1 कुछ रकम जो आपको वापस भी पहुंच जाती है। 12,90,000 के आसपास ट्रीटमेंट्स की गई, यानी तकरीबन 13 लाख के करीब लोगों का इलाज हुआ जब से स्कीम शुरू हुई है और 3,60,000 के करीब इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो आज के वक्त में डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं इस कार्ड के तहत या स्कीम के तहत। 2020 के अगस्त के महीने से अब तक 3,60,000 ऐसे बेनिफिशियरीज जो सरकार के मुताबिक सरकार ने डायरेक्टली जिनको सपोर्ट किया और ओवरऑल 13 लाख के करीब जो जिन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, किसी को कम किसी को ज्यादा, कुछ इसमें सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स थे, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। 2,285 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से अब तक खर्च हुए। 48 के करीब जहां जरूरत पड़ी ट्रीटमेंट्स ऐसी की गई जिनको अथॉरिटीज के मुताबिक या इलाज करने वालों के मुताबिक लोगों की जिंदगियां बचाई गई। टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई इसी सेहत स्कीम के अंदर, यानी आप फोन के जरिए भी राब्ता करके ऑनलाइन या कंसर्न लोगों से राब्ता करके अपने घर बैठकर अद्वियात मंगवा सकते हैं। वो एक सिलसिला चला। सरकार का जो ऑफिशियल नोट है वो भी पढ़ने को मिलता है, तो यही आदाद शुमार इसमें आसपास मिलते हैं। लेकिन पूरे खित्ते के अंदर ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क एक तरह से था बेनिफिशियरीज का या उन लोगों का जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फायदा उठाते थे, उनके लिए मुश्किलात इस वक्त काफी ज्यादा हो गई है। पिछला पैसा जो हमारी जानकारी के मुताबिक 15 और 16 मार्च के बाद से अब तक ये पैसा इन गैर सरकारी अस्पतालों को और डायलिसिस सेंटर्स को नहीं मिला, जिससे वो खुद मकरूज हो रहे हैं। किराए हैं, बिजली का किराया है, बाकी अखराजात हैं, सैलरीज हैं, सारे मामलात हैं। बड़ी मुश्किल हो रहा है इन अस्पतालों के लिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि सिर्फ कैश जो लाएगा उसका इलाज होगा, ये कार्ड लेकर हमारे पास ना आए। 17 और 18 तारीख को एक फैसला हुआ पिछले महीने की या अगस्त की 17-18 को, जो प्राइवेट अस्पतालों की एसोसिएशंस हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि अगर 31 अगस्त शाम तक, यानी जो कल की तारीख जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है, तब तक सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकाला जाता है, ठीक बसूरत दिगर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल इन द सेंस एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हम अपनी हेल्थ सर्विसेज जो है स्कीम के तहत वो बंद कर देंगे। वो उन्होंने क्या किया कि बाद में मामला अदालत तक पहुंचा और इफ्को टोक्यो नाम की जो कंपनी जिसको लेकर कुछ लोग क्योस में हैं, ये टेंडरिंग के प्रोसेस का सबसे ऊपर या सरफहरिस्त रहने वाली कंपनी थी, जिसने पूरा जिम्मा लिया। ये वो जो टेंडरिंग का प्रोसेस था वो जीती भी, अपने नाम किया, लेकिन आधा काम छोड़कर ये कंपनी साइड हो गई, जवाब कोई नहीं आया। 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के अंदर समाअत होती है। कहा गया कि आप सर्विसेज कंटिन्यू करें, स्टेट हेल्थ एजेंसी या अथॉरिटीज और मरकज इसमें राब्ता करेंगे। हुकूमत को कहा गया कि आप ज़ेर इल्तिवा मामलात पर फौरी तौर से गौर खौज करें और जो आपके मन में है वो साफ बताएं, ताकि अस्पतालों की भी मदद हो सके और वहां इलाज करवाने वाले मरीजों की भी। तो 29 तारीख को फैसला हुआ। इफ्को टोक्यो कंपनी को कहा गया कि आप अपना काम कंटिन्यू करें। 30 अगस्त गुजरा, 31 के कल शाम खत्म हुई।
और रात को जाकर बड़ी डेलिब्रेशन इस पर हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मामले का संजीदा नोटिस लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी और आज 1 सितंबर से सर्विसेज बंद करने का कहा गया था, वो कल से हो गई हैं। ये मानकर चलिएगा आज ही से हो गई हैं, लेकिन कल तक और इंतजार करना होगा। शायद हुकूमत कोई रास्ता निकाले और किसी दूसरी कंपनी को, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी भी आती है, कोई मुतबादिल भी तलाशा जाता है, तब भी कम से कम 3.5 से 4 माह का वक्त लगेगा। जो टेक्निकल अफराद से हमने बात की, क्योंकि टेंडरिंग का एक प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा होता है और उसमें आप लोगों के नाम लाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन सबसे ऊपर रह सकता है, कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो वो कंपनियों को पहले उनको मदऊ करना, फिर वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, गौर-व-खौज होगा, फिर उसके बाद हतमी राय कायम करते करते वक्त गुजर जाएगा। 100 बात की एक बात ये कि गोल्डन कार्ड के तहत कल सुबह से इलाज होना बंद हो जाएगा। जब तक सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा होंगी। ये तो एक तरफ की बात थी। अब बात ज़रा करते हैं उस एडवाइजरी की जो सितंबर माह के लिए सरकार की जानिब से जारी की गई। महकमा मौसमियात ने ज़रूर जारी कर दी। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने सितंबर के महीने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि मज़ीद बारिशें हो सकती है। आइंदा 48 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है, जिससे हो सकता है कि रोज़मर्रा का जो मामूल है वो मुतासर हो सके। इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा मौसमियात ने कहा कि सितंबर 2 और 3 को वादी कश्मीर और पूरे जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी और जो पहाड़ी इलाके या जो पहाड़ी है उन पर स्नोफॉल हो सकता है, हल्की बर्फबारी हो सकती है। और साथ ही साथ जो ट्रैकर्स या टूरिस्ट्स है, सयाह है, उनसे कहा गया है कि वो एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना जो प्लान है वो तैयार करें, ताकि उन्हें आगे जाकर किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के मुताबिक ज़्यादा बारिशों की तवक्का है सितंबर 2 से लेकर सितंबर 3 तक। खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो सकती है, जबकि जो मैदानी इलाकों में कम बारिशों की तवक्का है। साथ ही साथ जो है ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें कहा गया कि कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा है, पत्थर गिरने के भी खतरात है और साथ ही साथ सैलाबी रैली भी आ सकती है कई इलाकों में, या जो नदी नालों में पानी की सतह है वो बढ़ सकती है। और इस हवाले से फिर सितंबर 4 तक यही सूरत हाल रहने वाली है। फिर हो सकता है कि 6 से 7 सितंबर में थोड़ी कमी हो बारिशों में, लेकिन फिलहाल 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक फिलहाल मौसम जो है वो ख़राब रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा और मैदानी इलाकों में कम बारिशें हो सकती है, जबकि कई एक इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैकिंग भी होती है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मौसम तब्दील होगा तो मुश्किलात आ सकती हैं। सोनमर्ग वाली वैसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए जो ट्रैकर्स हैं वो उस हिसाब से मनसूबाबंदी बनाएं या हिकमत अमली तरतीब दे जिस हिसाब से मौसम करवट लेगा। इसलिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे आइंदा कुछ दिनों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई जो की गई है कल, परसों और अगले दिन, यानी 2, 3, 4 को फिलहाल मुख्तलिफ इलाकों में मौसम तब्दील होगा। इस तरह की सूरत हाल बनेगी जिसकी तस्दीक खुद महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू का दफ्तर कर रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी सरगर्मियों पर जाएं, मजीद आगे बढ़ें और इलेक्शन के हवाले से बात करें। आतिशज़दगी के एक वाक़े की या आग लगने के एक इंसिडेंट की जो हैं वो इतलात मौसूल हो रही हैं। और किश्तवाड़ के अंदर, जहां से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, एक रिहायशी मकान लोपारा दक्षिण के इलाके में आग की नज़र हो गया है और अनूप कुमार ठाकुर सन ऑफ लक्ष्मी राम लोवे, जिसको शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पूरा मकान डैमेज हुआ है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आग किस वजह से लगी इसकी कंफर्मेशन लास्ट जब रिपोर्ट्स आई नहीं पता चल सका, लेकिन रात के वक्त में जैसे हम पहले दिन से बताते रहे, जब कभी आग लगती है तो शहरी इलाकों में अक्सर औकात मुश्किल हो जाता है। ये तो गांव देहात की बात है जहां पर मज़ीद मुसीबतें आती हैं। लोग खुद आपको आग बुझाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे होंगे। इन तस्वीरों से कम ये बात साफ़ हो रही है कि फायर टेंडरिंग तो दूर, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मकामी सतह पर जो बर्तनों का
इस्तेमाल करके आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। इस तरह की कंफर्मेशन हमारे नुमाइंदे ने की है। दक्षिण लोपारा का गांव है जहां पर आग लगी है और अनूप कुमार ठाकुर नामी एक शहरी को लाखों रुपए का नुकसान चंद मिनटों के दौरान उठाना पड़ा। ये आग वारदात का अपडेट हमने आप तक पहुंचाएगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी है, आपके कॉल्स भी लेंगे और फिर जो हम मुहिम चला रहे हैं मनशियात के हवाले से, उस हवाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद।